नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। वो है कि संविधान में एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, और उसी में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। और उसी शिक्षा नीति में मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए जो संवैधानिक प्रावधान है शिक्षा से रिलेटेड, उनके ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज हम उसे लेकर आ गए। तो चलिए शुरू करें। देखिए, आज की वीडियो को देखने से पहले हमें संविधान का मतलब समझना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रूल बुक या लॉ बुक। देश को चलाने के लिए सबसे बड़ी बुक होती है, ये हाईएस्ट रूल बुक ऑफ द कंट्री होती है। आप ऐसे कहो, हमारे देश में लगभग 134 से 135 करोड़ लोग हैं अप्रॉक्स। और ये सारे के सारे किस किताब के अकॉर्डिंग काम करते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस किताब से ऊपर देश में कोई भी नहीं होता, सुप्रीम है ये किताब, आप ऐसे कहो। या हमारे अगर देश की बात करो तो अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 135 करोड़ लोगों के लिए ये सुप्रीम रूल बुक है, नाम संविधान। ठीक है, और अब इस किताब में पूरे देश को चलाने के रूल्स हैं, तो ऑब्वियस है एजुकेशन से रिलेटेड भी रूल्स होंगे। तो चलिए देखें। आज हम इस चीज़ को शुरू करने से पहले एक बहुत ही फेमस गुरु रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, जिनका नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य जी, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के राजा को पूरे तरीके से तैयार करके मगध के सिंहासन पर बिठाया था। तो उन्होंने ये शिक्षा से रिलेटेड एक कोट कहा है कि मैं शिक्षक हूँ, यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूँगा। मतलब अगर मेरी शिक्षा इतनी पावरफुल है तो राजा तो आसानी से बना दूंगा मैं। ठीक है, और उन्होंने ये चीज़ प्रूफ भी करी चंद्रगुप्त मौर्य को बना के। इसीलिए शिक्षा एकलौता ऐसा वीपन है जिससे दुनिया में आप किसी भी तरीके का बदलाव ला सकते हो। देखिए, अब बात करते हैं पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब ही तो है, संविधान एक किताब ही तो है। तो इसमें अभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, भाग थे, और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका पार्ट 4, ये पार्ट 4 क्या कहता है, तो पार्ट 4 का नाम है डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए ये क्या है, तो देश में हमारे जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए डायरेक्टिव देता है किसको? सरकार को। तो देखो क्या कहा है कि देश की सरकारों को डायरेक्टिव है कि वो स्टेट के लिए बोले तो कंट्री के लिए जो भी पॉलिसीज बनाएं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। और प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए? तो सोशल वेलफेयर हो, ठीक है, और सब एक तरीके से, सब इक्वल तरीके से ट्रीट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको उनके वेलफेयर के लिए काम हो। ठीक है, चाहे फिर वो बैकवर्ड हों, चाहे फिर किसी भी तरीके से हों, उन सब के लिए काम कर रहा है। और इसी तरीके के रूल्स फॉर्म कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, नियर बाई फ्यूचर में। जो चीज़ अभी हो सकती है उन्हें अभी कर लो, और जो नहीं हो पा रही है उन्हें आने वाले टाइम में करना। तो ये कहता है ये डीपीएसपी। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है, कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो फंडामेंटल राइट्स में डाल दी गई है, और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन नियर बाई टाइम में फंडामेंटल राइट्स बन सकती हैं, वो डीपीएसपी में। अब देखिए यहाँ पे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो जो चैप्टर 4 है उसके आर्टिकल हैं 36 से लेके 51। मतलब डीपीएसपी जो चैप्टर है वो कहाँ कितने टॉपिकों में डील करता है, तो 36 से लेके 51 जो टॉपिक हैं वो डीपीएसपी पार्ट 4 के अंडर आते हैं। तो ऐसे ही करके टॉपिक नंबर 45, जिसे आर्टिकल कहते हैं हम, आर्टिकल 45 क्या कहता है कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये कहता है कि देश में फ्री और कंपलसरी शिक्षा देनी चाहिए किसको? बच्चों को। अब यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। यहाँ पे क्या कहा है कि देश की सरकारों को यह प्रयास करना चाहिए कि संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर ही कम से कम वो 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना शुरू करवा दें, फ्री और कंपलसरी शिक्षा देना शुरू करवा दें। अब ये आर्टिकल 45 में कहा गया था। अब आपको एक बात बता दूं मैं, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो उसके वायलेशन पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते, अपील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही चीज चलती आ रही थी कि यहाँ पे प्रोविजंस तो हैं लेकिन उन्हें उस तरीके से लागू करने पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ सुधार के लिए अमेंडमेंट्स हुए, संशोधन हुए। ठीक है, तो चलो जरा देखें।
अब बात आती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन एक बदलाव शिक्षा से संबंधित भी था। वैसे तो इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इतने ज़्यादा बदलाव होने की वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये बात याद रखना। अब देखो शिक्षा से संबंधित इसमें क्या बदलाव हुआ कि ट्रांसफर्ड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। अब देखो एक बात यहाँ पे कि हमारे देश में जो लॉज बनाए जाते हैं या रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स जिन टॉपिकों पे बनाए जाने हैं उनको 3 पार्ट्स में बांट रखा है। और कहाँ पर, तो संविधान की एक अनुसूची है 7, शेड्यूल 7 उसमें है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट या संघीय सूची जो होती है उस पर सिर्फ उन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट होती है उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उन पे दोनों लॉज बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था ना, ये एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था। अब स्टेट लिस्ट में था तो कोई ध्यान ही नहीं देता सही तरीके से, किसी स्टेट में कुछ चल रहा है, किसी स्टेट में कुछ चल रहा है, किसी स्टेट में कुछ चल रहा है, कुछ लागू कर रहे हैं, कुछ नहीं लागू कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे क्या किया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। मतलब कंकरेंट लिस्ट में अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी गाइडेंस दे सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसे क्या कर सकती है, उसमें जो भी फेरबदल हो या अपने अकॉर्डिंग जो भी है लॉज बना सकती है उसमें। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि द एजुकेशन पॉलिसीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट। अब देखो यहाँ पे कि जो केंद्र सरकार है वो पूरा देश चलाती है, तो माना जाता है कि सारी स्टेट उसके अंडर आती हैं, तो ये माना जाता है कि वो जो लॉज बनाएगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और ज़्यादा अच्छे होंगे, और पूरे सब एक तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से काम करेंगे। हर स्टेट में अपनी अपनी नहीं चलेगी, और स्टेटों से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसे फॉलो करें। अब इससे होने वाला क्या है, उससे होने वाला क्या है, एक तो यूनिफॉर्म तरीके से एजुकेशन सिस्टम होगा पूरे देश में। अब उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, वो अभी हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, वहाँ बात करी थी, तो आप उसे देखना, ठीक है। देखिए अब बात आती है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक अभियान है जो 2001 में शुरू किया गया, ठीक है, और इसके बाद ही बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। इसमें बेसिकली पूरे देश में जितने भी लोग हैं उन सबको टारगेट किया गया, बच्चे जो हैं उनको, कि सबको शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए। पहले इसके बारे में एक दो बातें देख लें। तो ऐसे इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 आफ्टर मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम सच एज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ऐसे बोले तो क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, और ये किसको रिप्लेस करके आया, तो पहले एक डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था उसको रिप्लेस करके आया। पर्पस क्या है इसका, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टाइम बाउंड मैनर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, बेसिकली 14 साल तक के बच्चों को क्या शिक्षा दी जाए, और पूरे देश में दी जाए, और आप ऐसे कहो कि यूनिफॉर्म तरीके से दी जाए। तो इसीलिए ये बात है टाइम बाउंड, मतलब समय, विद इन समय। अब 2010 के लिए कहा गया था, पहले तो टारगेट था कि 2010 तक 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, बट वो चीज़ हो नहीं पाई अभी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो सर्व शिक्षा अभियान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, पहले से ही स्टार्ट हो गई थी भी, बट उसमें एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट इंक्लूड किया एक तरीके से इसने। अब देखो क्या है, मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील होता है, मिड बोले तो दोपहर में, ठीक है, दोपहर में, मील बोले तो खाना। तो बच्चों को सरकारी स्कूल में जो बच्चों को दोपहर में जो खाना दिया जाता है उसके रिलेटेड है। तो क्या कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ऑन 15 अगस्त 1995। ये जो प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। किस नाम से, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। लेकिन ये उस टाइम पे जब था ना, तो उस टाइम पे पूरे देश में नहीं था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में था, कुछ। अब बात यहीं पर ही आती है, मिड डे मील स्कीम केम इनटू फोर्स विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 28 नवंबर 2001। बाद में क्या हो गया कि मिड डे मील स्कीम जो है सुप्रीम कोर्ट में दलीलें जाने लगी कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में खाना प्रोवाइड कराने का जो प्रोग्राम है, इसको पूरे देश में लागू किया जाए। एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि घर में खाने की दिक्कत है, और जब पेट में ही भूखा है आदमी, बच्चा भूखा है, तो उसका क्या पढ़ाई में मन लगेगा। और ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट का 2001 में ऑर्डर पास आया, और ऐसे करके ये मिड डे मील स्कीम शुरू हो गई, ठीक है। दोपहर में बच्चों को खाना दिए जाने के लिए प्रोग्राम हो गया। तो अब यहाँ पे दो बातें,
एक सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान में एक प्लस पॉइंट जोड़ती है कौन सी, मिड डे मील स्कीम। अब इसके बाद हुआ क्या, ठीक है, कि पूरे देश में सभी बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, तो क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार क्या हुए, तो यहां पे आया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो क्या कहता है, इट एडेड न्यू आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। इसने संविधान के पार्ट 3 में जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल जो 21 था, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, उसमें एक सब आर्टिकल जोड़ दिया 21A, राइट टू एजुकेशन। अब बात को समझो पहले, ठीक है। पहले आर्टिकल 45 था, 45 था, जो क्या कहता था, ठीक है, कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलानी है। उसको कहां से हटा के, आर्टिकल 45 से मतलब हटा के कहां डाल दिया, ठीक है, आर्टिकल 21A में डाल दिया, और आर्टिकल 21A में डाल के उसे फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो अब अभी तक हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, हायर एजुकेशन नहीं है। लेकिन जो नई पॉलिसी आई है अभी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके हिसाब से शायद हो भी जाए हायर एजुकेशन भी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो गया, अब बात यहीं पर ही आती है कि प्रोविजन टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब देखो ये आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। आपने देखा होगा पहले स्कूल्स बहुत दूर दूर होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर हर गांव में एक स्कूल है, हिल एरियाज को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, और एक आध एक्सेप्शन और। वजह आर्टिकल 21A, ये बहुत बड़ा सुधार था, ठीक है। अब बात यहीं पर ही आती है कि इसके अलावा एक और प्रोविजन जो यहाँ पे ऐड हुआ, इट ऑल्सो एडिड 11th फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A के। अब देखो एक बात यहाँ पे, जो पार्ट 4A है, पार्ट 4A का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका आर्टिकल है 51A। 4A है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो 42वें नंबर के संविधान सुधार से जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था। अब बात यहां पर कि क्या कितनी ड्यूटी जोड़ी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, तो वो जोड़े गए थे 10, और 11 फंडामेंटल ड्यूटी है ये राइट टू एजुकेशन। अब देखो एक बात यहां पे, फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं कि हमें संविधान और ये देश क्या दे रहा है, हमें इतनी सुविधाएं दे रहा है, तो क्या इस देश के प्रति जो नागरिक हैं उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो वो जो देश के प्रति, देश के लोगों का जो कर्तव्य है वही है उनके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आप एक बात देखो, आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, वो ड्यूटी है किसकी, गवर्नमेंट की, और ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A के, ये ड्यूटी है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या कराएं, शिक्षा प्रोवाइड कराएं, शिक्षा के लिए भेजें उन्हें। अब देखो यहां पे इसके अलावा 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या बदलाव हुए, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। इसने जो आर्टिकल 45 था उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि यहां पे चेंज हो गया कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। अब देखो एक बात, यहां पर क्या चीज हुई कि जो पहले क्या था कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करानी है, सरकार को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, पहले आर्टिकल 45 यही कहता था। लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से इस आर्टिकल का जो वो है थीम एक तरीके से वो भी चेंज कर दिया, और वो कहां पहुंचा दिया, वो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना के एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो तो फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया आर्टिकल 21A। और यहाँ पे एक नई चीज चेंज कर दी गई, वो क्या है कि ये आर्टिकल पहले 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा के लिए कहता था, तो अब 6 से 14 साल तक के लिए तो फंडामेंटल राइट हो गया, मतलब वो तो कंपलसरी हो गया कि सरकार देगी ही देगी, ठीक है। अब ये 6 साल से पहले के लिए, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आने वाले टाइम पे या सरकार क्या करे कि 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराए, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारे देश में एलिमेंट्री एजुकेशन जो ये प्री स्कूल्स होते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स में क्या है, हमारे प्राइवेट जो होते हैं वहां पर तो होती है कि प्री नर्सरी और LKG UKG ये सब होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल्स में कुछ ही जगह आंगनवाड़ी होती थी, और वो भी कंपलसरी नहीं थी, ठीक है। जिसकी वजह से आपको पता है कि अभी जो नई पॉलिसी आई है वहां पे इस पर फोकस किया गया है, और 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम किया गया है, और कहा गया है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अब
शिक्षा मिलेगी, कंपलसरी शिक्षा होगी। तो अब जो पढ़ाई है वो 3rd ईयर से, जो 3 साल का बच्चा होगा वहां से शुरू होगी। क्लियर है, ये चीज चेंज हो गई। अब देखो इसके बाद इन सब चीजों को लागू करने के लिए देखो अब आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर दिया, लेकिन क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक तरीके से काम है, ठीक है, शिक्षा को पूरे देश में लागू करना, तो उसके लिए क्या है, एक लॉ बना दिया पूरा का पूरा कि किस तरीके से उनके रूल्स होंगे, किस तरीके से चीजें काम करेंगी, और उसको कहा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। इसका एम क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए हर जगह। ठीक है, अब देखो ये कि जो पहले जो चेंजेस हुए, जिसकी बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 जो था 2002 में जो हुआ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो क्या कह रहा है कि गाइडलाइंस दे रहा है सरकार को, और अब कौन कौन से रूल्स होंगे, किन किन चीजों को फॉलो किया जाएगा देश में, सरकारी स्कूल्स क्या फॉलो करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स क्या फॉलो करेंगे, उनके लिए एक अलग से आप ये कह सकते हो एक्ट बना दिया गया, जिसमें पूरी गाइडलाइंस लिखी हैं किसके लिए, एजुकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ का क्या है कि एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाए। इसके बाद एनफोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ये क्या कर रहा है, जो एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट था उसको एनफोर्स कर रहा है, मतलब लागू करवा रहा है एक तरीके से। इसके बाद इट ऑल्सो मैंडेट 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन प्राइवेट स्कूल्स। आपको पता ही है एक चीज कि देखो सरकारी स्कूल्स में तो ये चीज होती है, वहां पे तो सारे जो भी गरीब के बच्चे पढ़ी लेंगे, लेकिन इसने एक और नई चीज दी कि प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% रिजर्वेशन दिया, किसको, कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस मतलब गरीब जो लोग होते हैं उनके बच्चों को। आपने वो मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम, ठीक है, इरफान खान की जो मूवी थी हिंदी मीडियम, उसमें क्या हो गया था कि उनके बच्चा जो था उनका हो नहीं पाया था एडमिशन प्राइवेट स्कूल में, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि आप क्या है, बैकवर्ड जो कोटा होता है बच्चों का, ठीक है, उस कोटे से अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। तो ऐसा होता है हर स्कूल में 25% रिजर्वेशन होता है डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए सोसाइटी में, और अगर आपको नहीं पता है और अगर किसी स्कूल में मना करता है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, ये बात याद रखना। ये सारी चीजें कहां से की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्या देखा यहां पर कि आपने देखा एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं यहां पर। तो हमारे पास आर्टिकल 45 था पहले पार्ट 4 में, फिर आर्टिकल 21A आया, ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 42, जिसमें क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया टॉपिक को, एजुकेशन को, कहां से, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट आया 2002, उसने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A, और वहां पे पेरेंट्स की भी ड्यूटी बना दी कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजेंगे। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। और देखो अभी ये इंडिविजुअल वीडियो है, अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको भी देखना, मैं मतलब इंडिविजुअली भी डालूंगा इस वीडियो को और इसे मर्ज भी कर दूंगा, ठीक है, किससे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो कुछ स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि सर दोनों को एक साथ डाल देते तो एक साथ देख पाएंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।